हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी और डीसी सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस है, एसी और डीसी करंट के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचानोगे कि ये करंट हमारी एसी है, कैसे आप पहचानोगे कि ये करंट डीसी है। दोस्तों, आज हम वो भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं एसी और डीसी सप्लाई के बारे में। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, हम वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे एसी और डीसी का मतलब। ये देखिए दोस्तों, एसी अगर हम बात करते हैं एसी सप्लाई की, तो एसी हमारा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। और जो हमारा डीसी है, ये डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अब आपको मैंने इसका फुल फॉर्म तो बता दिया है, अब हम आगे के बारे में इसमें सोचते हैं। इसमें दोस्तों 3-4 चीज़ें हमें जो दिखने के लिए मिलती हैं, जो डिफरेंस मिलते हैं। एक मिलता है इसके एम्पलीट्यूड के बेसिस पे, दूसरा मिलता है इसके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तीसरा मिलता है इसके परफॉर्मेंस या लॉसेस के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। चलो मैं थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा होता है हमारा पावर फैक्टर के बेसिस पे, और चौथा हम बोल सकते हैं लॉसेस के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक एक करके हम पॉइंट कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं एम्पलीट्यूड का। तो आप लोगों को मैं जैसे कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट करंट का ये टाइम के साथ ग्राफ बना हुआ है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे प्लस वी जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एक्सिस पे प्लस वी, तो ये जो प्लस वी के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूसली सेम मैग्नीट्यूड फॉलो किया जा रहा है। मतलब कि टाइम हमारा बढ़ रहा है या वेरी कर रहा है बोल सकते हैं, और उसके साथ हमारा जो एम्पलीट्यूड है या मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेवफॉर्म का, वो हमारा कांस्टेंट है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत बार, आप बैटरी का वोल्टेज अगर चेक करते होंगे तो बैटरी के वोल्टेज में एक फिक्स वोल्टेज होता है। जैसे कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही होगा, 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट होगा, 18 वोल्ट है तो 18 वोल्ट होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो टाइम के साथ कभी 0 हो रहा है, कभी 18 हो रहा है, कभी 17 हो रहा है, और कभी तुम्हारा एकदम से 5 हो जा रहा है। ठीक है, वेरी करता है। वो वेरी कब करेगा, जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली हमारा 0 पे पहुंच रहा है और पीक पे पहुंच रहा है, फिर 0 पे पहुंच रहा है, फिर पीक पे पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा किस में होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये क्या है हमारा, ये एसी है। ये देखिए, एसी में आपको दिख रहा है प्लस का वी भी आता है, माइनस वी भी आता है, और बीच में 0 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड हमारा वेरी करता रहता है। जैसे कि यहाँ से आपको अगर मैं डायग्राम बना के बताऊँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारी एसी वेवफॉर्म होती है। ठीक है, इस एसी वेवफॉर्म के अंदर हमारा प्लस का वी वोल्टेज हो गया, सपोज यहाँ पे ये प्लस वी हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा का माइनस का वी वोल्टेज हो गया। और ये हमारा जो टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस में हमारा क्या है कि, तो दोस्तों ये हमारा है टाइम की एक्सिस। ये जो मैंने ग्रीन कलर में किया हुआ है ये हमारा है टाइम का एक्सिस। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम वेरी कर रहा है, उस टाइम के साथ साथ हमारा जो एम्पलीट्यूड है, देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ये पीक पे पहुँच गया। अभी पीक से फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इसी तरीके से ये ऊपर नीचे इस तरीके से, मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है, कभी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरी करता है टाइम के साथ, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो एसी सप्लाई के अंदर कभी भी हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, एक तरह से बोल सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट अभी पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलता है हमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, वो हमारा दोस्तों ये है अभी एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड में आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो एसी सप्लाई के अंदर वेरिएबल है, और डीसी सप्लाई के अंदर हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो आता है फ्रीक्वेंसी का। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाई दिया हूँ ऑलरेडी, वैसे तो फिर से मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरीके से यहाँ पे वेरी कर रहा है। ये देखिए, आप लोग कहीं पे भी इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेरिएशन मिल ही जाएगा। ये देखिए एसी सप्लाई में हमारा वेरी करता जा रहा है, ठीक है। ये भी देखिए इसमें भी हमारा वेरी कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा ये जीरो भी होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से बढ़ा बढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके बीच में इस एक्सिस पे आके हमारा क्या जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो जीरो हो जा रहा है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एसी सप्लाई से अगर हमें करंट लग जाता है तो उस केस में वो एक बार झटका मारती है। तो झटका कब मारती है? जब हमारा जीरो पे पहुँच जाता है, ठीक है। और डीसी के केस में हमारा झटका वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हमारा कंटिन्यूसली कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चलता रहता है, ठीक है। उसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अलावा कोई और वेरिएशन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यही पॉइंट था कि हमारा जो एसी सप्लाई है उस केस में हमारा हर सेकंड में जैसे जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूँ तो फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया के अंदर कितनी होती है आप लोगों को पता होगा, 50 हर्ट्ज़ हमारी इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसमें 50 हर्ट्ज़ में जो हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है इसमें हमारा 3% तक का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन हो सकता है 3% तक का। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है वो 48.5 हर्ट्ज़ से लेके और 51.5 हर्ट्ज़ तक रहती है, ठीक है। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, हमेशा 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, लेकिन वो वेरी करती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, आप लोग दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का अगर मतलब देखें तो मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ़ साइकिल्स इन ए सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। अब साइकिल का क्या मतलब है, देखिए ये ऊपर वाला जो तुम्हें वेवफॉर्म दिख रहा है यहाँ से, तो ये फर्स्ट वाला वेवफॉर्म जो है इसमें ये 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है। 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इसने जो हमारी एक साइकिल कंप्लीट कर ली है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड का ये टाइम लिया हुआ है, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से 1 सेकंड लिखा हुआ है ना टाइम। तो 1 सेकंड के अंदर ये अगर एक साइकिल कंप्लीट करती है वेवफॉर्म तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ होगी। आप लोग दोस्तों नीचे वाला जो वेवफॉर्म देखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा 2 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। 2 हर्ट्ज़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नंबर ऑफ़ साइकिल्स 2 कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, मतलब ये 2 साइकिल्स पर सेकंड की स्पीड से वेवफॉर्म मूव कर रही है। तो 2 साइकिल्स पर सेकंड मतलब कि 2 हर्ट्ज़, ठीक है। और 1 साइकिल पर सेकंड का मतलब 1 हर्ट्ज़, तो 50 साइकिल्स पर सेकंड मतलब 50 हर्ट्ज़। तो दोस्तों यहाँ से आपको मैं एक चीज़ और रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर घर में बल्ब वगैरह जलते हुए देखा होगा, लुमिनिसेंस ये जो आपका होता है ना बल्ब फिलामेंट वाला, ठीक है, फिलामेंट वाला बल्ब जिसको इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस बल्ब बोलते हैं हम, तो उसके लिए अगर आपने देखा होगा तो वो बल्ब हमारा कंटिन्यूसली हमें ग्लो होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो उस केस में आपको ये पता चलेगा कि हमारा बल्ब जो है अभी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे 50 बार ग्लो करता है और 50 बार बंद होता है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 50 बार ग्लो करता है और 50 बार ही बंद होता है। तो इसी वजह से हमें वो जलता हुआ ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है बंद होने की और जलने की वो बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से वो हमें कंटिन्यूसली जलता हुआ ही दिखता है। लेकिन अगर क्या करोगे दोस्तों, आप उसको अगर 1 हर्ट्ज़ या 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर अगर लेके आओ, जिसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस या ड्राइव बोल लो, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये अगर हमारा यूज़ कर लिया हमने तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की हेल्प से हम दोस्तों फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं तो इस ड्राइव की हेल्प से मान लीजिए हम 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को 5 हर्ट्ज़ पे लेके आ जाते हैं या फिर 2 हर्ट्ज़ पे लेके आ जाते हैं। तो 2 हर्ट्ज़ का मतलब होगा कि बल्ब हमारा हर सेकंड के अंदर 2 बार जलेगा, 2 बार बंद होगा। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है तो उस केस में हमारा 1 सेकंड में बल्ब 1 बार जलेगा और 1 बार बंद होगा। तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देख पाएंगे उस केस में। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो इसका मतलब हमारा बल्ब जो है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है और 50 बार ही बंद होता है। तो इस वजह से हम उसको सही से पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, जैसे कि मैंने इस वेवफॉर्म में आपको दिखा भी दिया है। 1 हर्ट्ज़ का मतलब 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, 2 हर्ट्ज़ का मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं
इसमें क्या दिख रहा है आपको, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाली जो दिख रही है वेवफॉर्म लो फ्रीक्वेंसी वाली, इस वेवफॉर्म के अंदर आपको जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं पर सेकंड वो कम है, ठीक है। और जो बीच वाली दिख रही है उससे ज़्यादा है, फर्स्ट वाली से ज़्यादा सेकंड वाली में है, और सेकंड वाली से भी ज़्यादा वेवफॉर्म थर्ड वाले में। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि सेम टाइम के अंदर जितनी ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ़ साइकिल्स बन जाएंगी वेवफॉर्म की, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया वो पॉइंट। अब दोस्तों ये आपकी वेवफॉर्म्स दिखा रखी हैं, जो कि हमारी साइन वेव होगी, कॉम्प्लेक्स वेव होगी, ट्रायंगुलर वेव होगी, स्क्वायर वेव होगी, ये सारी हमारी एसी सप्लाई हैं, ठीक है, एसी वेवफॉर्म है। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है हमारा टाइम के साथ, चाहे वो स्क्वायर के हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो या फिर साइन वेव हो या फिर हमारा ट्रायंगुलर हो, कोई भी केस हो, चारों केसेस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कभी वो जीरो पे जा रहा है, कभी पीक पे जा रहा है, कभी वो बीच में किसी वोल्टेज पे है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम जो है हमारा वो वेरी करते रहता है एम्पलीट्यूड टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि एसी और डीसी सप्लाई हमारी दिख पा रही है और अच्छे से, कि एसी सप्लाई हमारा जो है वो राइट हैंड वाले जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, और यहाँ पे जो डीसी सप्लाई है उसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। एक दोस्तों एक डाउट और आता है सभी लोगों को, वो ये रहता है कि हम हमेशा जो है हम वो वोल्टेज का वेवफॉर्म ऊपर क्यों बनाते हैं, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का क्यों बनाते हैं, करंट का हम क्यों कम क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा हमेशा I = V/R, ठीक है। तो I = V/R से हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा करंट को कम कर देता है, ठीक है। वोल्टेज का वैल्यू अगर 220 भी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 2 एम्पियर है, 2 ओम है सॉरी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 2 ओम है तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 230 को, तो 230 डिवाइडेड बाई 2 115, तो मतलब हमारा करंट हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो इसीलिए हम करंट का जो वेवफॉर्म है उसको हमेशा नीचे ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज से कम एम्पलीट्यूड का ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस ऑलवेज विल इन पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो वो चाहे कितना भी कम हो फिर भी उसका जो करंट है वो हमेशा कम ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम जो मेन पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पावर फैक्टर है इसमें। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो हमारा डिफरेंस आ जाता है उसका जो कोसाइन होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो कोस फाई हम बोलते हैं उसको, कोस फाई से डिनोट करते हैं। और पावर फैक्टर हमेशा हमेशा कहाँ मिलेगा, एसी में मिलेगा, क्योंकि डीसी सप्लाई के अंदर तो कोई वेव फॉर्म के अंदर ना कोई वेरिएशन होता है फेज में और ना ही कोई वेरिएशन होता है एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो वेरिएशन एसी के अंदर मिलेगा हमेशा आपको, और एसी के अंदर ही आपको पावर फैक्टर हमेशा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों पावर फैक्टर हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। वो आप वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है पावर फैक्टर का क्या रोल है, किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पावर फैक्टर कम कर सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाए तो बढ़ा भी सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को मैंने उसमें पूरा अच्छे से कवर किया है, किस तरीके से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं पावर फैक्टर की हेल्प से, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।